हेलो डियर स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉब्लम है जिसमें कि इम्पल्सिव टेंशन का भी यूज़ होगा। ध्यान से देखिए, इसको अच्छी प्रॉब्लम है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड by a light inaccessible string of length 2l. Initially they lie on a smooth horizontal table at point A and B distant l apart. Particle is projected across the table with velocity u making an angle 120 degree with AB. Find the speed with which second particle begins to move when string becomes taut. Also find tension in the string in subsequent motion once string becomes taut. तो आप चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, इसका आंसर पहले कैलकुलेट करें और फिर चेक करें सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सिचुएशन ये है, देखिए कि यहाँ पर ये ए एंड बी आर टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, बट इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन L/2 है, सो स्ट्रिंग इज इनिशियली सेलेक्ट। नाउ इस B पार्टिकल को अक्रॉस द टेबल 120 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो यहाँ जब ये 120 डिग्री एंगल है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव करता रहेगा। u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, ये u वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा तब तक जब तक स्ट्रिंग टॉट ना हो जाए, और तब तक सेकंड पार्टिकल B रेस्ट में रहेगा। स्ट्रिंग जब टॉट हो जाएगी उस इंस्टेंट पर A और B जहाँ पर ये बॉल पहुँचेगी उनके बीच का सेपरेशन L हो जाना चाहिए। जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन L हो जाएगा तो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी। अब इस इंस्टेंट पर जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी तो यहाँ पर एक इम्पल्सिव टेंशन लगेगा स्ट्रिंग पर, क्योंकि स्ट्रिंग सडनली क्या होगा, स्ट्रिंग में जर्क आएगा। तो इस जगह पर आप कह सकते हैं कि सडनली T डॉट डी टी एक इम्पल्सिव टेंशन लगेगा और इस पर भी T डॉट डी टी इम्पल्सिव टेंशन लगेगा। अब इम्पल्सिव टेंशन लगेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या सिचुएशन होगी। पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लेते हैं अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेने के लिए मुझे ये एंगल थीटा अगर पता है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा होगा। आप कह सकते हैं इसमें कि ये एंगल अगर थीटा है तो u sin थीटा, ये u sin थीटा अनचेंज रहेगा, क्योंकि टेंशन जो है इम्पल्सिव टेंशन वो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और इसके बाद टेंशन आने के बाद A और B दोनों स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट एंड इनएक्सटेंसिबल तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं, बिकॉज T डॉट डी टी उस केस में इंटरनल फोर्स हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग अगर हम लगाना चाहें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी m इंटू यू कॉस थीटा, और फाइनली दोनों m इंटू वी प्लस m इंटू वी, दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, u cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इक्वेशन पता लग जाती है। नाउ थीटा की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइन रूल लगा सकते हैं ट्राइंगल में, और उससे आपके पास थीटा पता लग जाएगा। बिकॉज आपको क्या पता है, यहाँ पर दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है, और एक एंगल आपको पता करना है, ये वाला एंगल। तो ऐसे केस में साइन रूल लगा देते हैं। आपको पता ही है साइन रूल लगाने में साइन थीटा अपॉन उसके सामने वाली साइड L/2 हो जाएगी यहाँ पर, इक्वल टू साइन 120 और उसके सामने वाली साइड L हो जाएगी। साइन रूल आप लोगों को पता ही है, इससे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। साइन थीटा कितना आ जाता है यहाँ पर, साइन थीटा कम्स आउट टू बी साइन 120 बाई 2। साइन 120 इज बेसिकली √3/2, तो √3/4 इसकी वैल्यू आ जाती है। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी √1 माइनस 3/16, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है √13/4। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको पता लगे, ज़रूरत पड़े, तो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक बात तो आपके पास आंसर ये आ गया कि आपको अगर ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू v आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, and v is basically u/2 into cos theta, and cos theta is
√13/4, सो आपके पास आंसर आ जाता है √13 u/8। एक आंसर ये आपके पास पता लग जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सब्सिक्वेंट मोशन किस तरह का होगा, तो ज़रा सब्सिक्वेंट मोशन समझने की कोशिश कीजिए किस तरह का होगा। ऐसे केस में यहाँ पर आप लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक बॉल यहाँ पर m, दूसरा यहाँ पर ये m, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u sin थीटा है, वो u sin थीटा ही रहेगी, और ये वेलोसिटी इसकी v है, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी v रहेगी। ऐसे केस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम देयर इज ऑलवेज सर्कुलर मोशन। अगर स्ट्रिंग टॉट है और स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रहा है, तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम देयर इज ऑलवेज सर्कुलर मोशन, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हमें टेंशन निकालना है और सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहें तो हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज़ करना चाहिए। किसी दूसरे पार्टिकल के फ्रेम में भी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन वो पार्टिकल आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और उस पार्टिकल के फ्रेम में अगर आप टेंशन निकालना चाहेंगे तो आपको सीडो फोर्स भी यूज़ करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फ़ायदा ये रहता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑलवेज जीरो मोमेंटम फ्रेम, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको फोर्सेज लगाने के लिए आपको सीडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दैट इज ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम। सो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा हमेशा सजेशन रहेगा आपको कि कभी आपको टेंशन कैलकुलेट करना हो और दो पार्टिकल्स हैं और वो स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे हैं अगर, तो देयर इज ऑलवेज सर्कुलर मोशन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और उसके फ्रेम में आप टेंशन इक्वल टू mv²/l सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टेंशन, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरफ दोनों v से मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी v ही रहेगी, और इस डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे तो u sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि मास m दूसरे वाले मास m की वेलोसिटी तो 0 है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर u sin थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप इस सिचुएशन को बनाएं कि क्या होगा, तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आप ये देख सकते हैं बेसिकली कि ये मास m इधर मूव कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में u sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 से, और ये इधर मूव कर रहा होगा, सॉरी u sin थीटा बाय 2 से मूव कर रहा होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी रेस्ट में और sin थीटा है, तो u sin थीटा बाय 2 से, और ये इधर मूव कर रहा होगा u sin थीटा डिवाइड बाय 2। आप देख सकते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बेसिकली सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। तो ऐसे केस में अगर आप ये निकालना चाहें कि अब टेंशन कितना लग रहा होगा, तो बेसिकली दोनों पार्टिकल्स l/2 रेडियस में मूव कर रहे हैं, तो T विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r लगा सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। v कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर u sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू l/2 हो जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी mu² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू l/2। तो टेंशन T जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा mu² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2l, और आपको mu²/2l इंटू साइन थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं √3/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16, और ये टेंशन का आपका आंसर आ जाएगा 3mu² डिवाइडेड बाय 32l। दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके।